most of the people who had confirmed their participation are here, so we are good. And I'm sure there'll be a good session. And the other thing is that the person who's supposed to be conducting this session is the most unpoetic person. So please pardon me if I miss out anything or I'm not following their norms. पर मैं हिंदी में अब स्विच ओवर करूंगा. मुझे एक वाकया याद आ रहा है. कहानी मैंने बचपन में सुनी थी स्कूल में. अपने हिंदी के शिक्षक थे, वो हमारे हिंदी और संस्कृत के शिक्षक थे. तो वो समास का भेद हमें पता, समास पढ़ा रहे थे. तो जब समास पढ़ा रहे थे तो उन्होंने एक कहानी सुनाई कि एक गरीब ब्राह्मण थे और वो विद्वान थे, कवि भी थे. तो एक बार उनकी पत्नी ने उनको कहा कि तुम राजा के पास क्यों नहीं जाते हो? राजा इतने महान हैं, इतने विद्वानों का स्वागत करते हैं, कुछ तुम्हारी सहायता कर दिया करेंगे. तो ये राजा के दरबार में गए और राजा को उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने खबर भिजवाई कि मुझे राजा से मिलना है. तो राजा के पास समय की कमी थी, तो उनको बिल्कुल 1 मिनट या 2 मिनट का समय दिया गया और कहा गया कि अंदर बुलाया गया. जब ये अंदर गए तो राजा ने कहा, कवि समासे वद. जिन लोगों को, काफी लोगों को शायद पता होगा इसका कहानी के बारे में. तो समासे वद का मतलब हुआ कि संक्षिप्त में बताइए, संक्षेप में बताइए, क्योंकि राजा के पास ज्यादा समय नहीं था. और कवि को लगा कि ये बोल रहे हैं हमसे कि समास के बारे में बताइए. तो उन्होंने एक श्लोक सुना दिया कि द्वंद्व द्विगुरपि मद गेहे नित्यम अव्ययी भाव. और दूसरी लाइन, तत्पुरुष कर्णधार्य ये ना हम स्या बहुव्रीहि. मतलब ये दूसरी लाइन मुझे ठीक से याद नहीं थी, तो मैंने देखा उसको दोबारा. तो बेसिकली उन्होंने अपने जो कविता जो 2 लाइन की सुनाई, उसमें उन्होंने सारे समास के भेद बताए और संक्षिप्त में अपनी कहानी भी सुना दी. उन्होंने कहा कि द्वंद्व में हम लोग 2 हैं घर में, द्विगुण अपि, घर में 2 गायें भी हैं, लेकिन मेरे घर में अव्ययी भाव है. धन का हमेशा अभाव रहता है. इसलिए हे महापुरुष, आप कुछ ऐसा कर्म करिए हमारे लिए कि हमारे यहाँ अव्ययी भाव ना हो, जो हमारे यहाँ धन की कमी है वो समाप्त हो जाए. तो इस तरह से कवियों, मेरे कहने का मतलब यह था कि कवि तो एक बात बोलते हैं, उसके कई सारे मतलब होते हैं. जो सॉफ्टवेयर या जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो लोग करते हैं उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग ऑफ ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स. तो आप बोलते एक चीज और काफी सारी मीनिंग्स होती है. एंड वी आल्सो सॉ दिस इन द कन्वर्सेशन व्हिच वाज गोइंग ऑन इन द ग्रुप just before this session, and that was setting the mood. So with that little preamble, I would request uh, the 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 learned people here to start with their recitation. और मैं जाऊंगा, जो सीक्वेंस जो हमने लिखा था वो इसलिए लिखा था क्योंकि जैसे जैसे नाम के कंफर्मेशन आए थे वैसे लिखा था. लेकिन अगर कोई जो जल्दी में है, जिनको कहीं जाना है, अगर बोले तो हम उन्हीं से आरंभ कर सकते हैं. अगर वैसा नहीं है तो जो सीक्वेंस हमने लिखा था उसको हम फॉलो कर सकते हैं. तो एक बार मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा हाउस का इसके बारे में. मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, पूरी रात आपके नाम है. जी सर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर. रात का एक बड़ा हिस्सा आपके नाम पे भी है दिलीप त्रिवेदी जी. रात का एक बड़ा हिस्सा आपके नाम पर भी है दिलीप जी. नहीं, एक्चुअली अभी तो नाम तो शुरुआत तो उन्हीं से है, और सरबरी और राकेश जी को थोड़ा हम लोग टाइम देंगे सोचने के लिए, क्योंकि उनसे तो हम लोग आग्रह कर रहे हैं इम्प्रॉम्प्टू. तो शुरुआत दिलीप सर आप ही से करते हैं. स्टार्ट विथ यू. जो आज्ञा. मैं ऐसा करता हूं कि 1-2 कविताएं अभी सुनाता हूं, और अगर फिर वक्त मिला तो फिर घूम के आऊंगा, तो फिर 1-2 और सुनाऊंगा. जी. तो जैसा कि मैंने लिखा था कि थीम जो है वो अरुण सर ने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया, मुलामियत. मैं उसको सोच रहा हूँ कि मुलामियत को कैसे अपनी कविता में उतारूं, पर उसी पर एक मेरी हाल की एक रचना है, वो सुनाने की कोशिश मतलब करता हूँ. और तो उसका कविता का उन्वान जो है, शीर्षक है, उसका नाम है मोहब्बत.
तो सोचता हूँ एक बार फिर से मोहब्बत कर लूं, सोचता हूँ एक बार फिर से मोहब्बत कर लूं, सफर की थकन जो दिलो दिमाग पर छाई है, ये जो दिल है इसमें एक नामालूम सी वीरानी छाई है, उदासी जो काली रात सी मेरे दिल में उतर आई है, इस दिल को एक बार फिर से रोशनी से भर दूं, सोचता हूँ एक बार फिर से मोहब्बत कर लूं। दिल के जैसे एक बोसीदा सा कमरा है, बंद दरवाजे हैं और जकड़े हैं सारे रोशनदान, धूल और घुटन से बोझिल हो चली है हवा, सोचता हूँ खोल कर खिड़कियों और दरवाजों को इसमें फिर से चाहत का रंग और नूर भर दूं, सोचता हूँ एक बार फिर से मोहब्बत कर लूं। वो भूली बिसरी तमाम हसीन यादें जो दबी पड़ी हैं जहन के किसी अंधेरे कोने में, संदूकों में बंद पुराने कपड़ों के मानिंद, वो साथ गुजारे लम्हों की खुशबुएं पुरानी किताब के पन्नों में दबे सूखे फूलों सी, चाहता हूँ एक बार उन्हें फिर से ताजा कर लूं, सोचता हूँ एक बार फिर से मोहब्बत कर लूं। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। सर थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। सॉफ्टनेस अभी बरकरार है। जी हाँ बिल्कुल। मुलायमियत अरुण जी का बहुत बेहतरीन लफ्ज है, तो सॉफ्टनेस अभी है कहीं दबा हुआ। तो मैंने सोचा कि ये आज के मौके पे और एक प्रश्न स्वाभाविक है कि सोचता हूँ एक बार फिर से मोहब्बत कर लूं, ठीक है, इजाजत लिया है कि नहीं? ये मुझसे किसी मेरे मित्र ने भी पूछा था। वाईफाई से वाईफाई से वाईफाई से ये एक नया वर्ड मिला हम लोग को आज। एक दूसरी रचना सुनाना चाहूंगा, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। ये असल में क्या है कि ये मैंने लिखी थी, मेरे बेटे की हाल में शादी हुई थी, तो एक दिन अचानक हमारी श्रीमती जी ने कहा कि तुम बड़े कवि बनते हो, इस मौके पर कुछ लिख के दिखाओ। मैंने कहा अच्छा कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं फरमाइश पे नहीं लिखता हूँ। तो एक मैंने छोटी सी रचना लिखी, और ऐसा है कि हम लोग के यहाँ जो शादी माहौल होते हैं उसमें गीत संगीत का पुरानी परंपरा है, बहुत समृद्ध परंपरा है, बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। पंजाब के साइड में हीर गाई जाती है, यूपी में बहुत सारे लोकगीत हैं शादी पर, अमीर खुसरो ने आज से 700 साल पहले भी लिखे, हर मेरे ख्याल से प्रांत में होंगे। पर वो जितने सारे गीत हैं वो सब लड़की और लड़की के घर वाले, उसके पिता, उसके भाई बहन की भावनाओं का वर्णन है। मुझे कम से कम मेरी जानकारी में मुझे आज तक कोई गीत नहीं मिला जिसमें लड़के के परिवार के भावनाओं का वर्णन हो, जिसके घर बेटी आ रही है। तो ये उसी से है, और एक ये पेश करूंगा आपके सामने। एक बेटी हमारे घर आज आई है, करने दिलों पर हमारे वो राज आई है, ये घर जो कुछ वीराना सा लगता था, इस घर को करने वो गुलजार आई है, एक बेटी हमारे घर आज आई है। घर का हर कोना उसकी हंसी से चहकेगा, हमारा आंगन उसकी खुशबू से महकेगा, साथ अपने वो खुशियों की सौगात लाई है, एक बेटी हमारे घर आज आई है। वो जो आंगन था जिसकी मिट्टी में कभी खेली थी वो जो आंगन था जिसकी मिट्टी में कभी खेली थी वो जो गोद थी जिस पर चढ़कर कभी डोली थी वो, झिलमिल आंखों में सारी वो यादें सहेज लाई है, एक बेटी हमारे घर आज आई है। दुआ करो कि ये कमल यूं खिला ही रहे, मेरी बहू का नाम कमल है, दुआ करो कि ये कमल यूं खिला ही रहे, उसका दामन खुशियों से यूं भरा ही रहे, बाद मुद्दत हमने ये मन की मुराद पाई है, एक बेटी हमारे घर आज आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया दिलीप जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
बहू को बेटी के रूप में स्वीकार करना। हाँ, ये जी, ये मेरी कविता ये मेरी श्रीमती जी ने वहां पर सगाई के मौके पे पढ़ी थी। लोगों को काफी पसंद आई, काफी अच्छा फीडबैक आया मेरे पास। अब मेरे एक पसंदीदा शायर हैं, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। उनका नाम है अहमद सलमान और उनकी रचनाएं मुझे काफी पसंद है, मैंने फेसबुक पे शेयर की हैं। तो उनकी एक छोटी सी गजल पेश कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 3-4 शेर हैं उसके। और उन्होंने इसमें ये कहने की कोशिश, गजल के मतलब जैसे क्या है कि गजल क्या होती है, कई सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, बल्कि यूं कहें कि उसे किसी परिभाषा में बांधना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि उनके हिसाब से गजल क्या होती है या शायरी क्या होती है। तो ये है इस तरह से, जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है। जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है। जो कह सका था वो कह चुका हूँ, जो कह सका था वो कह चुका हूँ, जो रह गया है वो शायरी है। शायरी। वाह 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 वाह। ये शहर सारा तो रोशनी में खिला पड़ा है, सो क्या लिखूं मैं। ये शहर सारा तो रोशनी में खिला पड़ा है, सो क्या लिखूं मैं। वो दूर जंगल की झोपड़ी में जो एक दिया है वो शायरी है। क्या बात। वाह जो दूर वाह जंगल वाह, की क्या बात, झोपड़ी में क्या जो एक दिया है वो शायरी है। बहुत अच्छे। इसके अगले शेर में 2-3 लफ्ज हैं जिनके मैं माने थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक शब्द है माबैन। माबैन का होता है दो चीजों के बीच, बिटवीन। एक है इजाफत, इजाफत कहते हैं उसको सुपरफ्लुअस के सेंस में ले सकते हैं यहाँ पर, खासतौर पे शेर में। और एक वर्ड है तवक्कुफ। तो तवक्कुफ होता है जब आप बात करते हैं तो बीच का जो पॉज होता है उसको तवक्कुफ कहते हैं। तो बहुत खूबसूरत शेर है। दिलों के माबैन गुफ्तगू में तमाम बातें इजाफतें हैं। दिलों के माबैन गुफ्तगू में तमाम बातें इजाफतें हैं। मतलब the words are superfluous when the two hearts are together. दिलों के माबैन गुफ्तगू में तमाम बातें इजाफतें हैं। तुम्हारी बातों का हर तवक्कुफ जो बोलता है वो शायरी है। वाह 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 वाह, मजा आ गया। तमाम दरिया जो एक समंदर में गिर रहे हैं तो क्या अजब है। तमाम दरिया जो एक समंदर में गिर रहे हैं तो क्या अजब है। वो एक दरिया जो रास्ते में ही रह गया है वो शायरी है। वो शायरी है। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि अब फिर अगर मौका मिला तो मैं एक दो और अपनी सुनाऊंगा, एक दो और अपने पसंदीदा शायर के सुनाऊंगा। अब आप किसी और से अनुरोध करें। बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष, आपकी अनुमति से बस एक दो लाइन ऐड करना चाहूंगा। दिलीप ने अपने इस शेर में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, इजाफियत और इजाफा। तो छू गया मुझे, क्योंकि इजाफा का अर्थ बहुतायत भी है, बढ़ जाना। इजाफा होना मतलब, अभी अनायास मुझे लगा कि इजाफा जो बढ़ते बढ़ते अगर एक हद से बढ़ जाए तब शायद वो सुपरफ्लुअस हो जाता है। बिल्कुल 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 सही बात। जबरदस्त। आशुतोष, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर। अब मैं डॉक्टर शरण सर से अनुरोध करूंगा, वो अपनी कविता सुनाए। डॉक्टर शरण। एक कविता थी जो मेडिकल कॉलेज के दिनों में सुनी थी, मुझे पता नहीं कि इसके रचयिता कौन है। सोचा था कि अगर समय बचेगा तो मैं वो कविता आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन जिस तरह की शुरुआत दिलीप जी ने की है कि आज ख्वाहिश है कि फिर से मोहब्बत कर लूं, तो मुझे वो कविता याद आ गई और मुझे लगा कि ये कविता सुनाना आज बहुत जरूरी है, इसलिए मैं स्टार्ट उसी कविता से करता हूँ। बहुत सुंदर कविता है और उस समय एक बार सुनी थी, फिर वो मेरे दिल से ऐसी चिपकी कि मुझे आज तक याद रह गई। ऐसी बहुत कम कविताओं के साथ होता है, लेकिन वो मुझे आज तक याद रह गई। वो जिस प्रकार है कि आज उठाई है कई साल के बाद, आज उठाई है कई साल के बाद, धूल में लिपटी हुई एक किताब।
वाह आज उठाई है कई साल के बाद धूल में लिपटी हुई एक किताब, दिल की ख्वाहिश थी वही एक कहानी पढ़ लें जिसमें था जिक्र तुम्हारा भी मेरे नाम के साथ। वाह दिल वाह की वाह ख्वाहिश थी वही एक कहानी पढ़ लें जिसमें था जिक्र तुम्हारा भी मेरे नाम के साथ, एक पत्ती भी है पीली पीली पास ही रखा है एक खुश्क गुलाब। वाह वाह इन्हीं पन्नों में छिपाई थी जो बरसों पहले, आंख चाहे वही तस्वीर पुरानी मिल जाए, उंगलियां हैं कि उलटती हैं पलटती हैं वरख, वो जो देखा था कभी ख्वाब जवानी मिल जाए, आ गया मेरे हाथों में मगर टुकड़े टुकड़े मेरे एक खत का जवाब, आज उठाई है कई साल के बाद वाह धूल में वाह लिपटी क्या बात, हुई एक किताब। बहुत तो सुंदर, बहुत जी कविता है, मुझे पता नहीं इसके बहुत रचयिता सुंदर। कौन है। जी दिल को छूने वाली कविता है। बिल्कुल। और बेसिकली मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो मध्य प्रदेश में रहने वाले जो इमरजेंसी के समय युवा थे, नौजवान थे, उनके एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे थे एक कवि, नाम था उनका दुष्यंत कुमार। आप सबने उनको सुना होगा। उनकी कुछ शायरियां, कुछ शायर ऐसे हैं शायरी जो कि अलग अलग मौके पे अलग अलग पिक्चर्स में बार बार इस्तेमाल की गई हैं, और हम लोग सब ने वो सुना है, पढ़ा है, लेकिन शायद उन सारे शायरी एक एक गजल के रूप में आप लोगों ने नहीं शायद सुनी हो, इसलिए मैंने सोचा कि वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इसके एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। क्या आज यह दीवार आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, कहीं भी हो आग पर आग जलनी चाहिए। सही बात, क्या बात है। और मसान फिल्म, मसान एक आई थी 1995 में, उसमें बहुत इनकी गजलों का इस्तेमाल किया गया था उस पिक्चर में। जी जी जी। और हाँ, मैंने सोचा था बशीर बद्र को सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले बात जब इश्क और मोहब्बत की हो ही गई है, तो साहिर लुधियानवी को तो हम में से हर कोई जानता है, और शायद ये भी हम में से हर कोई जानता है कि उनका अमृता प्रीतम से बहुत घनिष्ठ संबंध था, और वो दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन शायद मजहब अलग होने की वजह से वो लोग एक नहीं हो सके थे। उस आदमी के की कलम से इश्क के बारे में ये पढ़ना, वो आपने सबने सुना होगा लेकिन ध्यान से नहीं सुना होगा। एक कवाली थी ना, बरसात की रात में, ये इश्क इश्क है, इश्क जी इश्क। जी जी जी। में इश्क के बारे में शाहिर जी ने जो कुछ लिखा है, उसकी कुछ पंक्तियां जो है मैं आपके सामने फिर आज रखना चाहता हूँ। वो शुरू करते हैं एक जगह कि वहशते दिल रस्नोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई, इश्क इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। फिर वो आगे कहते हैं कि इश्क आजाद है, इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क, जिससे आगाह नहीं शेख और ब्राह्मण दोनों, जिससे आगाह नहीं शेख और ब्राह्मण दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है इश्क। और फिर आगे जब उनसे कहा जाता है कि जो एक कहा जाता है कि एक स्त्री के का घूंघट जो है वो उसका लाज होता है, उसकी लाज होती है, उसकी तो रक्षा कीजिए, उसके बारे में तो सोचिए। तब वो कहते हैं कि जब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सच के, जब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सच के, जान अजान का भाव भुलाकर भेद भाव को तजकर, बन बन घूमी जनक दुलारी पहन के प्रेम की माला, और हरि दर्शन की प्यासी मीरा पी गई विष का प्याला। और फिर आप कह रहे हैं कि मेरे लाज की रक्षा करो। ये है इश्क इश्क, ये इश्क इश्क। और लास्ट में जो सबसे बड़ा उनका जो मतलब इश्क के बारे में आज तक शायद किसी ने ये नहीं लिखा होगा कि अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है।
अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है और कुरान इश्क है। गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है। ये कायनात जिस्म है, अगर ये कायनात जिस्म है तो जान इश्क है। इश्क सरमद, सरमद कहते हैं शाश्वत, इश्क शाश्वत है। इश्क सरमद, इश्क मंसूर है। मंसूर कहते हैं जो बहुत ही पढ़ा लिखा और यशस्वी आदमी होता है। तो इश्क सरमद, इश्क मंसूर है। इश्क मूसा, इश्क कोहे तूर है। इश्क कोहे तूर, कोहे तूर का मतलब होता है एक बहुत ही पवित्र स्थल। मतलब देखिए कहां तक पहुंचा दिया। अब सुनिए जो लास्ट की 2 लाइन है कि खाक को बुत, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। ये इश्क इश्क है, इश्क। मेरे ख्याल से इश्क के बारे में शायद इससे बेहतर पंक्तियां और कभी नहीं लिखी गई होंगी। बहुत जबरदस्त, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर एक बशीर बद्र, ये लग जाता साहिब पे आज अगर होते तो बुद्ध को खुदा। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा ट्रेजेडी ऑफ द टाइम सर। हाँ बेचारे वही नहीं कुछ कर पाए। और एक बशीर बद्र साहब हैं, ये उर्दू के प्रोफेसर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहले। और इनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ये हुई थी कि इनके बहुत से अनपब्लिश्ड जो वर्क था इनका, वो मेरठ में जो कम्युनल राइट्स हुए थे उसमें सब जला दिए गए थे। और उसके बाद काफी दिन तक वो बहुत डिप्रेशन में रहे, फिर भोपाल शिफ्ट हो गए। उनके काम को, बहुत सारी गजलों को जगजीत सिंह जी ने अपना सुर और स्वर दोनों दिया है। बहुत सारी गजलें गाई हैं। मैं जो गजल आज आपको सुनाऊंगा वो भी जगजीत सिंह ने गाई है और बहुत ही अच्छी गजल है। कुछ 4 या 5 शेर है कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। अरे वाह, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। वाह। फिर तीसरा उसमें शेर है कि कितनी सच्चाई से मुझसे जिंदगी ने कह दिया, कितनी सच्चाई से मुझे जिंदगी ने कह दिया, तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा। कितनी सच्चाई से मुझे जिंदगी ने कह दिया कि तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा। मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूं दोस्तों, मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूं दोस्तों, गर जहर भी होगा तो वो भी दवा हो जाएगा। वाह 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 वाह। और उसके आखिरी शेर है उसका, सब उसी के हैं, हवा खुशबू जमीनो आसमां, सब उसी के हैं, हवा खुशबू जमीनो आसमां, मैं जहां भी जाऊंगा उसको पता हो जाएगा। वाह वाह, क्या बात, कितनी ऊंची बात कही है। ये गजल थी। बस इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। वो बरसात की रात की जो कवाली है वो तो मैं आज फिर से सुनने वाला हूँ दोबारा। और जो आपने मीनिंग्स बताई है वो वाकई में मुझे नहीं पता नहीं था सर, कुछ वो भी। उसके जो शब्द हैं, उसके जो लिरिक्स है, वो वाकई ध्यान से सुनने लायक है वो। वैसे मतलब एक बहुत बढ़िया विधा थी कव्वाली जो कि धीरे धीरे खत्म हो गई हमारे, कम से कम बॉलीवुड से तो खत्म ही हो गई। धर्म से जोड़ दिया गया सर। या एक और मैं छोटा सा वो बता दूं कव्वाली के उसमें बता संदर्भ में, एक कव्वाली थी, मैंने, आपने किसी ने ध्यान से नहीं सुना, ध्यान से सुनिए तो आपको लगेगा अरे इसने पूरा कंसेप्ट ही पलट दिया। वो कहते हैं कि लोग तो बात का अफसाना बना देते हैं, अच्छे अच्छों को ये दीवाना बना देते हैं। वो क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि परवाना जो है वो इतना पागल होता है शमा के पीछे कि वो अपनी जान दे देता है जल के। तो परवाना कहता है बात कह दी है मैंने यकीन कीजिए, जो न आए यकीन तो सबूत लीजिए, शम्मा दिन को जले तो मैं आता नहीं। सुन लीजिए कि शम्मा दिन को जले तो मैं आता नहीं, उसके जलने से महफिल मिलाता नहीं, मैं तो आशिक हूँ रात की सियाही का, और ये शम्मा पैगाम मेरी तबाही का। मैं तो आशिक हूँ रात की सियाही का, और ये शम्मा है मेरी संदेश है मेरी तबाही का। लोग तो बात का अफसाना बना देते हैं, अच्छे अच्छों को ये दीवाना बना देते हैं। ये इस तरह की यहाँ ये सब मतलब ये हमारे फिल्मों में था उन दिनों में, जो आजकल इतिहास में, जो आजकल लिटरेचर में भी नहीं मिल पाता है।
जी उस समय के फिल्मों के गानों में उसके जो गीत होते थे या गजल होती थी, बहुत ऊंची ऊंची बात कहते थे कभी कभी वो लोग। बहुत सुंदर। दुष्यंत और कुमार दिल की जो 2 लाइनें मुझे बहुत ही जबरदस्त याद हैं। कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए, हर कहाँ एक तो बसंत तय था चरागा हर घर के लिए, यहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ वाह, रोशनी मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ रोशनी मैसर नहीं शहर के लिए। बहुत बहुत तो चराग ये उन मयस्सर दिनों की नहीं बात शहर है के लिए। जब सच में लाइट नहीं रहती थी शहरों में। दिन दिन भर लाइट नहीं रहती थी। उन दिनों उनकी ये कविता आई थी। जी तो उसके वो आगे भी है। मुतमई है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मुतमई हाँ। आश्वस्त। वो मुतमई है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। हाय असर हाय के हाय, लिए। क्या बात। क्या बात। नहीं सुतोष, अब किसी और की आवाज सुनी जाए भाई, बहुत सारे नहीं, पत्थर पिघल बिल्कुल जाएंगे। नहीं। अब दिल के डॉक्टर की आवाज सुनी, बिल्कुल दिल की आवाज थी। अब दूसरे डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इनफैक्ट डॉक्टर शरण सर ने जो एक बताया था बीच में, वो मसान फिल्म का गाना, वो बहुत पॉपुलर हुआ था। दुष्यंत कुमार की ही जी कविता जी पे जी आधारित जी। थी। तू तू किसी किसी रेल की रेल से तरह गुजर। गुजरती है, मैं हाँ, किसी पुल सा थर थराता हूँ। साथ बड़ी साथ पॉपुलर, चलाता हूँ। बहुत पॉपुलर हुआ था वो गाना। बहुत पॉपुलर बहुत हुआ। अच्छा। जी जी। तो अब दूसरे डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। सो डॉक्टर झा सर, इट इज योर टर्न नाउ, ओवर टू यू। अब बड़ा कठिन है हड्डी में मुलायमियत खोजना। लेकिन लेकिन मैंने पहले ही सूचना दे दी थी कि इसके पहले जब हम लोग का सेशन हुआ था तो मैंने दिनकर जी की रश्मि रथी से कुछ पाठ किया था, कुछ अंशों का। वो कृष्ण और दुर्योधन के बीच में जो संवाद हुआ था, वो वीर रस का की रचना थी। तो मैंने उसी कवि की, राष्ट्र कवि दिनकर की एक दूसरी रचना उर्वशी का एक अंश आज के लिए चुना था, और ये श्रृंगार रस से संबंधित है। और आप सबको पता ही होगा, लेकिन कभी कभी याद दिलाना लाजमी हो जाता है कि दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला था। जी जी। और साहित्य अकादमी का पुरस्कार उनको उनके गद्य की कृति संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था। बहुत लोग अक्सर कहते हैं कि रश्मि रथी के लिए उनको मिला था, नहीं, ऐसा नहीं। तो ये एक महाकाव्य है, और इसके एक अंश जो पुरूरवा और उर्वशी के बीच का, ये प्रणय याचना है पुरूरवा का उर्वशी के प्रति। ये एक कहानी, जो 1 मिनट इसका इंट्रोडक्शन, कि ये उर्वशी और पुरूरवा का प्रसंग, इस संबंध में कई कहानियां हैं और कई धारणाएं हैं, कई लोक कथाएं भी हैं। लेकिन दिनकर जी ने इसको ऋग्वेद में माना जाता है कि ये पहली वैदिक प्रेम कथा, जिसमें 2 संस्कृतियों के बीच का ये भी है संघर्ष, और दोनों अंतर भी है। उर्वशी स्वर्ग लोक की एक अप्सरा थी, जो इंद्र के इसमें दरबार में उसका नृत्य होता था, और सभी जो वहां थे देवता का, वो सब उसके प्रेमी हुआ करते थे। लेकिन उसने अपना प्रेम किसी के प्रति प्रकट नहीं किया था। और पुरूरवा मर्त्य लोक, इस लोक के राजा थे। तो एक छोटा सा प्रसंग है कि उसमें भी कई सारी उसके कई वर्जन्स हैं उसके। लेकिन एक वर्षन जो दिनकर जी ने जिसको चुना था, कि वो अपने एक सखी चित्रलेखा के साथ मर्त्यलोक आई थी, भ्रमण कर रही थी, जहां एक असुर ने उसका अपहरण करने की चेष्टा की। और पुरूरवा ने, जब वो चित्कार कर रही थी कि बचाओ बचाओ जैसा कुछ जो उसमें होगा, तो पुरूरवा ने उसकी रक्षा की थी। और उसके सौंदर्य से मोहित हो गया पुरूरवा, उसने उसके प्रति प्रणय निवेदन किया था। तो यही उर्वशी और पुरूरवा संवाद है। और उसकी शुरुआत में पुरूरवा अपना परिचय देते हैं कुछ इस तरह से, मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं। तूर्य, तुरही, दुंदुभी, कुछ भी कह सकते हैं। उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं,
बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ। ये बहुत कठिन शब्द इसमें नहीं है, लेकिन पावक अग्नि और स्यंदन तलवार के सेंस में है। तो मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ। पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से। बंकिम नयन तिरछे नयन। जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। तो ये जो उनका वर्णन है राष्ट्र कवि का, कि इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। मैं, पुरुरवा कह रहे हैं, तुम्हारे बाण का बींधा हुआ खग वक्ष पर धर शीस मरना चाहता हूं। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, प्राण के सर में उतरना चाहता हूं। कौन कहता है तुम्हें मैं छोड़कर आकाश में विचरण करूंगा। पुरुरवा उर्वशी से मैं कभी उस स्वर्ग लोक में जाने की कामना तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, मैं यहीं रहना चाहता हूं तुम्हारे साथ। बाहुओं के इस वलय में गात्र की बंदी नहीं है। वलय परिधि का जो वृत्त होता है वो वलय, वलय का कभी कभी कॉमन पार्लेंस में रस्सी का जो ये बांधते हैं किसी को, उसके लिए भी वलय का युद्ध। गात्र शरीर है, बाहुओं के इस वलय में गात्र की बंदी नहीं है, वक्ष के इस तल्प पर सोती न केवल दे। तल्प बिछौना कह सकते हैं। मेरे व्यग्र व्याकुल प्राण भी विश्राम पाते हैं। उसके वक्षस्थल पर सिर रख के पुरुरवा सो रहे हैं, कहते मेरे व्यग्र व्याकुल प्राण भी विश्राम पाते हैं। मर्त्य नर को देवता कहना मृषा है, मिथ्या झूठ है। देवता शीतल मनुज अंगार है। देवताओं की नदी में ताप की लहरें न उठती, किंतु नर के रक्त में ज्वालामुखी हुंकारता है। यहाँ शायद उनका तात्पर्य वासना से होगा, नारी के प्रति आकर्षण से भी होगा। घुर्नियां चिंगारियों की नाचती हैं, नाचते उड़कर दहन के खंड पत्तों से हवा में, मानवों का मन गले पिघले अनल की धार है, आग की धार है। चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूं कहां पर, कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहां पर, वह्नि का बेचैन यह रसकोस। बोलो कौन लेगा, वह्नि अग्नि के लिए प्रयोग। आग के बदले मुझे संतोष, बोलो कौन देगा। फिर दिशाएं मौन, फिर उत्तर नहीं है। एक ही आशा मरुस्थल की तपन में, प्राण की चिरसंगिनी यह वह्नि, इसको साथ लेकर भूमि से आकाश तक चलते रहो, यही मर्त्य का नर का भाग्य। जब तक प्रेम की धारा न मिलती, आप अपनी आग में जलते रहो। एक ही आशा मरुस्थल की तपन में, ओ सजल कादम्बिनी। कादम्बिनी बादल, सजल बादल, पानी। सर पर तुम्हारी छां है, एक ही सुख है, उर स्थल से लगा हूं, ग्रीव के नीचे तुम्हारी बाह है। इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो, ये उनकी कामना है। गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे रक्त के कानन में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूं। ये उनका निवेदन। कहानी इसकी और है, उनका विवाह होता है, वो 3 शर्तें रखती है उर्वशी पुरुरवा के समक्ष।
एक तो ये कि उनकी 2 बकरियों की देखभाल करेंगे पुरूरवा। दूसरा कि एक दूसरे को ये कभी नग्न स्थिति में सिर्फ सहवास को छोड़ के, एक समय को छोड़कर कभी नहीं देखेंगे। और एक तीसरा था कि मैं हमेशा घी का ही सेवन करूंगी, अन्य किसी पर। तो अगर इन तीनों में से किसी का उल्लंघन होगा तो फिर वो वापस चली जाएगी। और ऐसा देवताओं के षड्यंत्र से हुआ, ये कहानी है। लेकिन ये कविता का जो मंश मैंने पढ़ा, ये अंतिम यही है कि मैं तुम्हारे रक्त के कानन में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ, प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। दिनकर जी की बहुत सुंदर, बहुत कविताएं सुंदर। सुनो तो मंत्रमुग्ध हो जाता है इंसान। बहुत सुंदर। और सही में श्रृंगार रस तो बिल्कुल कोई सोच भी नहीं सकता था कि दिनकर जी जो कि इतने वीर रस के कवि थे और श्रृंगार रस की इतनी सुंदर रचना लिख करेंगे, और उसके लिए उन्हें जो साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ना सर? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनके। तो और ये साहित्य बहुत ही अकादमी उनके गद्य लेखन के लिए संस्कृति के 4 अध्याय, वो भी एक जी बहुत ही जी पठनीय पुस्तक है। जी, बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर झा। अब शारदा प्रसाद जी सर, सीक्वेंस के हिसाब से मैं आपके पास आऊंगा। और शारदा प्रसाद सर, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ सर? I have unmuted. Yes sir, it is Can, over to you. can you hear me? Yes sir, हाँ, we sir. can hear you very well. Sir, apologies. I am neither a writer nor do I know Hindi, Urdu like that. I will read एक दो कविता मैं बंगाली पढ़ के देंगे। बहुत थोड़ा सुंदर एक दो लाइन उसका मीनिंग बता भी देंगे टाइम जैसे। बिल्कुल सर, सबको बंगाली आती है यहाँ पे। ओ बढ़िया बढ़िया ना। नहीं, अरुण सर हुक्म किया था कि मुलायमियत, एक्चुअली मैं थोड़ा धूल का आदमी है, उतना मुलायमियत जमता नहीं है, तो विल ट्राई टू इंक्लूड वन मुलायमियत। नहीं, यू सूट योरसेल्फ सर, और जहाँ आपको लगे कि मीनिंग एक्सप्लेन करना है कर दीजिएगा। जी सर। I try to give 3 poems of 3 different types. Okay. The first one, it is a poetry by Premendra Mitra. The name of the poetry is Mukh. The face, Mukra. I read. একটা মুখ কাঁদায় হয়ে শীতের রাতে পথে অনাথ শিশু, মেলায় বাজিকরের খেলায় একটা মুখ মুখোশ পরে হাসায়, খেয়ার নায়ে ওপারে যেতে কবে যে কোন ভিড়ে, একটা মুখ এক নিমেষে অকুল স্রোতে ভাসায়। কার সে মুখ, কার জানে কি তারা ছিটানো অন্ধকার? সে মুখ যারা দেখেনি তারা জানে না জ্বালা নিদান যার নেই। শীতের দিনে পোহায় রোদ, উঠোনে বসে আরামে কাঁথা গায়, ঝুমকোলতা দেয়ালে তুলে মরাই রাখে ভোলে, ফল কি ফল পারতে শুধু নাগাল ডাল নামায়, হোক সে মুখ কার, অনিদ্রাতে কাঁপে না অন্ধকার। সে মুখ যার পড়েছে চোখে, ঘরেই থাকে যায় না সেও বনে, বসত করে পাঁচিল ঘিরে হিসেব করে পুঁজিটা আছে ভাঙায়, তবুও কোন হতাশ হাওয়া একটা ছেঁড়া ছায়া তারার ছুঁচে সেলাই করে রাত্রি জুড়ে টাঙায়। কার সে ছায়া, কার প্রাণেশ্বরী পরমা যন্ত্রণার? Sir. So should I tell a meaning? sir, a little bit sir. Yes sir. A little bit. Allow me to speak in English. Hindi will not be good like all are here. एक जो इंग्लिश हो जाती है, एक जो फेस अचानक से जाड़े के रात में एक अनाथ बालक होके पड़े हुए मुझे रुला देते हैं। एक जो फेस मेले में तमाशा में बाजी करके खेल में मुखोश पहन के बहुत हंसाती है, मुखोश के पीछे मैं देख नहीं पाता हूँ। Suddenly I see a face in a crowded boat. Suddenly
goes away on the other side, looks known, but suddenly it gets lost. I become restless. Whose mukh? Whose face is that? Whose face is that? Look up to the sky, look up to the stars. Do they know? They don't. সে মুখ যারা দেখেনি তারা জানে না জ্বালা নিদার জান নেই. Those who do not find such faces, who do not have the eye to see those faces, they do not know the pain that is uncurable. They live happily in the cold days with a wrapper on their body. They plant flowers on their walls. They fill their granaries. They collect lower branches fruits. Whosoever such moods, whosoever such faces are lost, they do not lose their sleep. They do not get bothered. But those who have suddenly seen such a face, he cannot go out. She cannot live in a jungle. He has to live in the home. He has to have a home wall. She has to have a bank balance. He have to be calculating. Everything is normal, but suddenly some desperate, unsettling feeling, like a torn shadow, fills his night. He sees, looks up to the sky, and looks that somebody has stitched all the stars there, and the whole night has spread over the stitched kantha on the whole sky. Who is throwing that shade? Who? She is their Praneshwari. She is the Parama Jantrana. I think last two words do not need Hindi translation. So this is somewhat like, if you feel unexplained pain, seeing stresses all around, some sort of an undefined pain you feel and you cannot express, his personal burning out of it, that he feels and he expresses that. सर आप इजाजत दे तो एक दूसरा लाइन पढ़ता हूँ. दूसरा जी सर. जी. ये this is a, I mean it will be understandable, but very simply it is okay. Name of the poetry is Khuku or Khoka. Maybe many has heard. Khuku means baby girl. Khoka means baby boy. This is written by Annada Shankar Rai. Annada Shankar Rai, perhaps you know, no? He was the ICS and then etc. etc. So, তেলের শিশি, timeline is 1947. তেলের শিশি ভাঙলো বলে খুকুর পরে রাগ করো, তোমরা যেসব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো, তার বেলা ভাঙছো প্রদেশ, ভাঙছো জেলা, জমি জমা ঘর বাড়ি, পাটের আড়ত, ধানের গোলা, কারখানার রেলগাড়ি, তার বেলা চায়ের বাগান, কয়লা খনি, কলেজ, থানা, অফিস ঘর, চেয়ার টেবিল, দেয়াল ঘড়ি, পিয়ন, পুলিশ, প্রফেসর, তার বেলা যুদ্ধ জাহাজ, জঙ্গি মোটর, কামান, বিমান, অশ্ব, উট, ভাগাভাগির ভাঙা ভাঙির চলছে যেন হরির লুট, তার বেলা তেলের শিশি ভাঙলো বলে কুকুর পরে রাগ করো, তোমরা যেসব ধেড়ে খোকা বাংলা ভেঙে ভাগ করো, তার বেলা. I believe, do you have need a translation? Little bit of More or meaning, less. sir, for those who don't understand fully. Yeah. Okay. You are cross on your small baby girl because she has broken the bottle of oil. But you, big boys, you have broken India. What about that? You have broken provinces, you have broken districts, you have broken lands and holdings and buildings and imarats. You have broken the godowns, jute fields, paddy granaries. You have broken factories, you have broken the trains. You have, what about that? You have broken the tea gardens, you have broken the
coal mines, you have broken the college, you have broken the police chowkis, you have broken the offices, you have broken chairs, tables, work clocks, you have broken the minds of the peons and the police and the professor, Karbala. যুদ্ধ জাহাজ, জঙ্গি মোটর, কামান, বিমান, অশ্ব, you have broken everything. The navy ships, the military motors, cannons, aeroplanes, horses and camels, everything you have broken. You are breaking everything, you are sharing everything. This is like a hurry loot, no holds barred. What about that? You are very cross on your small daughter because she has broken the bottle of oil. And you all big boys, you are breaking Bengal. What about that? बहुत बढ़िया। सर ये तो बचपन में पढ़ते थे। लेकिन आज तक रिलेवेंट है, आज तक रिलेवेंट है सर। सर एक ही तो है, ये चल ही रहा है। When he's saying that you are breaking the minds of the college peon, officer, professor, so ये चालू ही है सर, ये चालू ही है। We have never been able to come out of this. Sir, a very that was on the division of the country. The first one was the undefined pain, seeing difficulties all around, a person's own internal feelings. I want to read one poetry. I'm forewarning. This is about sexuality, but you listen to it, and then you find how sublime it is. This is from Shakti Chattopadhyay. Little bit very different. এক অসুখে দুজন অন্ধ। By the same ailment, both of them are blind. আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে সমুদ্র তোর আমিষ গন্ধ, দীর্ঘ দাঁতের করাত ঢেউ নীল দিগন্ত সমান করে, বালিতে আদ কোমর বন্ধ এই আনন্দময় কবরে, আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে সমুদ্র তার আমিষ গন্ধ। হাত দুখানি জড়ায় গলা সাঁড়াশি নেই সোনার অধিক, উজ্জ্বলতায় প্রখর কিন্তু উষ্ণ এবং রোমাঞ্চকর, আলিঙ্গনের মধ্যে আমার হৃদয় কৃপায় পুচ্ছে শিকড়, আঁকড়ে ধরে মাটির মতন চিবুক থেকে নখ অবধি, সঙ্গে আছে রূপর গুঁড়ো তো নুন হল্লা হাওয়ার মধ্যে, কাছে সঙ্গে আছে হয়নি পাগল, এই বাতাসে পাল্লা আগল বন্ধ করে সঙ্গে আছে এক অসুখে দুজন অন্ধ, আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে সমুদ্র তোর আমিষ গন্ধ। Sir, I mean, very sublime description. This is from Shakti Chattopadhyay. I read an English translation. Little That bit, is- sir. Just the Little gist bit. of it. Gist of it. Gist of it. Yes, sir. Today in the air, the sea, I get the non-veg bad smell from your waves. Very long teeth like saws, and the waves till the blue horizon, they all roll down, and we are up to the waist, stuck in the sand, in this happy I mean, he says grave, आनंदमय कबरे, कफन में, हैप्पीनेस का कफन में हम लोग डूब गए आधा, आज বাতাসের সঙ্গে ওঠে সমুদ্র তোর আমিষ গন্ধ। Two hands embrace the neck, but that is that's a ply which is much valuable than gold. Very bright, very warm, very hot, and very romantic. In this embrace, does my heart find any root anywhere down to its root? We do not know.
Does anything actually embrace me like the earth from the chin to my nails of my hand? Does it hold me like an earth? I do not know. We have with us grains of silver throwing salt in the air, roaring winds. Everything is there around. Nobody is mad. But in this wind, we close our doors because we are together. We are both blinds. We are both suffering from the same ailment. We are blind. আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে সমুদ্র তো আমিষ গন্ধ. Today with the wind, the sea, you are spreading a very, very hungry smell. I think this no more vivid, he says. Shakti Chattopadhyay, up to this he says is like, अच्छा साहब एक आप मुलायमियत बोले थे ना सर, एक थोड़ा एक छोटा से थोड़ा रोमांटिक मुलायमियत छोटा छोटा पहन दे तो बहुत छोटा है. মিনতি রিকোয়েস্ট সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়. ঝড় দিসনে আকাশ সেই সুন্দরীর ঘরে, থির থিরিয়ে কাঁপতে থাকুক ভীরু দ্বীপের শিখা, আঁচল পেতে মাটিতে বুক চেপে থাক সে শুয়ে, একা ঘরের প্রতীক্ষিতা আকাশ কনিনিকা, দিঘির মতো শরীর তার নরম জলে ভরা, ব্যথার দাগ যদিও আঁকে প্রেমিক কাপুরুষ, সওদাগর ভৃত্য এক বাঁচার ভয়ে মরা, ঝড় দিসনে আকাশ তবু বিরহিনীর ঘরে, আঁচল পেতে মাটিতে বুক চেপে থাকুক শুয়ে, ঝিকমিকিয়ে উঠুক খেপে ভীরু দ্বীপের শিখা, প্রেমিক যেন নেভায় এসে একটি দ্রুত ফুঁয়ে. ফু ইজ ব্লোয়িং. So I think sir, डॉक्टर झा इसको ट्रांसलेट कर देंगे. Dr. Jha has studied in Calcutta and he knows Hindi and Bengali both better than me. It's not so. Yes. This That's is Sunil Ganguly. incidental. That I was Yes, born and brought up in Kolkata. No, I'm doing. It is just मजाक. Sir, मैं बता देता हूँ meaning. Oh sky, do not blow strong winds in the room of the beautiful lady. Let the timid flame of the diya slowly waver. Let her lie down, her breast on the floor. Here. कुछ बोले? नहीं. With her pallu on the floor, let us lie down with her breast pressed to the earth on the floor. She is alone. She is waiting. The sky is looking. The sky is looking over her. Her body is like a very big lake full of soft water. Even if his lover, even be a coward, even he pains her, even he is actually driven by the urges of living only, still she is soft. Do not blow it very harshly in this lonely girl's room. Let her lie down on the floor with her breast pressed to the earth. Let the timid lamp sparkle a bit till her lover comes and blows off the lamp in a quick blow. So ये थोड़ा I don't know, it is मुलायमियत of the heart नहीं,
सेंटिमेंट का मुलायमियत। दादा Yes. आई थिंक सर with 10 such a मिनट ज्यादा हो गया। sonorous deep voice, Dada, with such a sonorous deep voice, I was wondering why you did not try the voice industry after you retired from the SBI. बचपन में करते थे सर, बचपन में स्कूल में रिसाइटेशन करते थे, प्राइज स्टेज मिलता एकदम था। ऑब्वियस है, बंगाली वैसे भी एक लिरिकल लैंग्वेज है, and बिल्कुल। the flow in the language comes more beautifully when somebody with your voice recites those lovely beautiful poems. I told you a story that in the North Bengal town there was a public function. I did not know organized by whom. I entered the recitation because the higher secondary exam was over, result was due, and got the first prize. I used to get prizes. So on this thing. So and then I discovered this is undisclosed. It was 1968. The stage was having pencil sketch of Jungle Santal, Kanu Sannal, etc., etc. I got the first prize and they gave me the Red Book of Mao. Let the people swear we live long by Lin Piao and etc., etc., all in Bengali. I brought that home, and next day the first Naxal killing happened in Bengal in Jalpaiguri. He was a colleague of my father, and slowly CRPF came. Any reference to anything, he will be caught. My mother took all the books and put in the chula, and then they asked me, don't participate in any recitation anywhere. Not that also, I shifted town and then हुआ नहीं था, गड़बड़ हो गया था। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. I can see Kumar Ram Pravesh and Gopal Ranjan also joined. So Ji, after ji, the fifth, I was, yeah. yeah, all yours, Yeah, I all saw yours. them. I saw them. I saw them. Thank you, sir, for telling me. So, what we'll do is follow Sorry, that sir. sequence. Sorry. No problem, Yes. sir. You are most welcome anytime. Sorry for coming late, sir. Yeah. So, what we'll do is follow the sequence in a way that it is Gopal Ranjan ji's turn now, and then we'll come to Kumar Ram Pravesh, sir, and then we have other people also whom we have requested to do some recitation. So, we'll come to them. So, I'll first request Gopal Ranjan ji, and then I'll come to Ram Pravesh ji. So, Gopal Ranjan ji, over to you, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। मैं evening. थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मैंने एक्चुअली थोड़ा ऑफिस में फंस Good गया था। evening. जी। हाँ, सो कुछ मैंने कविताएं सुनी, वो डॉक्टर शरण से के बाद से मैंने सुनी, इसके पहले जी। पता नहीं दिलीप जी ने बोला हो शायद। तो शरण जी साहिर की बातें कर रहे थे, डॉक्टर झा उर्वशी पुरुरवा वाली दिनकर जी की कविता बोल रहे थे। मेरे लिए मुश्किल ये हो जाता है कि कौन सी कविता चुनी जाए, कौन सी गजल चुनी जाए। फिर भी तो मैं इसमें ही कंफ्यूज था कि क्लासिकी गजल चुनी जाए, मॉडर्न गजल चुनी जाए, हिंदी कविता चुनी जाए। तो मुझे एक पता नहीं आप लोगों ने में कितनों ने वीरेन डंगवाल जी का नाम सुना हो। उनकी एक कविता मुझे बहुत पसंद है, और incidentally one of my tenants is his son actually, प्रफुल्ल डंगवाल। तो ये कविता बहुत सरल भाषा में लिखी हुई कविता है, लेकिन बहुत अर्थपूर्ण कविता है। तो इसका शीर्षक है इतने भले नहीं बन जाना साथी। इतने भले नहीं बन जाना साथी, जितने भले हुआ करते हैं सर्कस के हाथी। गधा बनने में लगा दी अपनी सारी कुव्वत, सारी प्रतिभा, किसी से कुछ लिया नहीं, न किसी को कुछ दिया। ऐसा भी जिया जीवन तो क्या जिया। इतने दुर्गम मत बन जाना, संभव ही रह जाए ना तुम तक कोई राह बनाना। अपने ऊंचे सन्नाटे में सर धुनते रह गए, लेकिन किंचित भी जीवन का मर्म नहीं जाना। इतने चालू मत हो जाना, सुन सुन कर हरकतें तुम्हारी पड़े हमें शर्माना।
बगल दबी हो बोतल, मुंह में जनता का अफसाना, ऐसे घाघ नहीं हो जाना। और ये जो स्टैंजा है ये बहुत शानदार स्टैंजा है। ऐसे कठमुल्ले मत बनना, ऐसे कठमुल्ले मत बनना, बात नहीं हो मन की तो बस तन जाना। दुनिया देख चुके हो यारों, एक नजर थोड़ा सा अपने जीवन पर भी मारो। पोथी पतरा ज्ञान कपट से बहुत बड़ा है मानव। पोथी पतरा ज्ञान कपट से बहुत बड़ा है मानव। कठमुल्लापन छोड़ो, उस पर भी तो तनिक विचारो। काफी बुरा समय है साथी, गरज रहे हैं घन घमंड के, नभ की फटती है छाती। अंधकार की सत्ता चिलबिल मानव जीवन, जिस पर बिजली रह रह अपना चाबुक चमकाती। संस्कृति के दर्पण में ये जो शक्लें हैं मुस्काती, इनकी असल समझना साथी, अपनी समझ बदलना साथी। तो ये वीरेन डंगवाल जी की बहुत अच्छी कविता है। एक जावेद अख्तर की नज्म है और इसका उन्वान है, इसका शीर्षक है ये खेल क्या है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है, मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है, और अब मेरी चाल के इंतजार में है। मगर मैं कब से सफेद खानों सियाह खानों में रखे काले सफेद मोहरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या हैं। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है हारना क्या, न ये जरूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की, न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है। मैं सोचता हूँ जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूं, ये मोहरे सचमुच के बादशाहो वजीर, सचमुच के हैं प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज, रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे, सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूँ ये खेल कब है। ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज। कोई ये कहता है जैसे मुझसे, ये जंग भी है ये खेल भी है। ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, कि कोई मोहरा रहे कि जाए, कि कोई मोहरा रहे कि जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। मैं सोचता हूँ अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है। अगर यही है खेल तो फिर ये खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूँ। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। ये जावेद अख्तर साहब की नज्म है। हालांकि उनका जो रिसाइटेशन है वो बड़ा ओजपूर्ण रहता है इस वाले नज्म पे, तो बहुत अच्छी नज्म है। अगर इजाजत हो मैं अपनी एक खुद की लिखी गजल सुनाना चाहता हूँ। चुप रहता हूँ कहने को मगर कई बातें हैं। चुप रहता हूँ कहने को मगर कई बातें हैं। क्यों रंज करें किसी को, दिल हैं जज्बातें हैं। वक्त गुजरे जो साथ तेरे, वक्त गुजरे जो साथ तेरे, वक्त वही काम का।
वक्त गुजरे जो साथ तेरे, वक्त वही काम का, इसके अलावा तो बाकी सब मुलाकातें हैं। बहुत नायाब हैं दुनिया में जो लोग बेरिया हैं। बेरिया कहते हैं साफ दिल को। बहुत नायाब हैं दुनिया में जो लोग बेरिया हैं, वरना तो सब फरेब ही फरेब भरमाते हैं। लहू लुहान है दिल, बात तूने तो अनायास कही। लहू लुहान है दिल, बात तूने तो अनायास कही। अपनी झूठी हंसी पर हम आप ही शर्माते हैं। अपनी झूठी हंसी पर हम आप ही शर्माते हैं। वो जिनसे मिलने के दिन रात ख्वाब बुनते हैं, वो जिनसे मिलने के दिन रात ख्वाब बुनते हैं। कमाल है पाकर सामने उसे उसी से कतराते हैं। कि कमाल है पाकर सामने उसे उसी से कतराते हैं। रुसवाइयों का जहां में हमें कोई खौफ नहीं, रुसवाइयों का जहां में हमें कोई खौफ नहीं। चढ़ बैठे न सर पे कहीं शोहरत, मगर घबराते हैं। चढ़ बैठे न सर पे कहीं शोहरत, मगर घबराते हैं। सच तो यही है कि भटक रहे हैं यहाँ से वहां। सच तो यही है कि भटक रहे हैं यहाँ से वहां। दिल हो जाए न परेशान, सो एतमाद जताते हैं। एतमाद यानी भरोसा। सच तो यही है कि भटक रहे हैं यहाँ से वहां। दिल हो जाए न परेशान, सो एतमाद जताते हैं। जानते हैं लौटना मुमकिन ही नहीं है उनका। जानते हैं लौटना मुमकिन ही नहीं है उनका। आदतन फिर भी मगर गए दिनों को बुलाते हैं। आदतन फिर भी मगर गए दिनों को बुलाते हैं। उछाला था जिन जर्रों को बिना कुछ सोचे। उछाला था जिन जर्रों को बिना कुछ सोचे। पाकर शह फलक की अब आंख हमें दिखाते हैं। पाकर शह फलक की अब आंख हमें दिखाते हैं। तो ये एक हमारी गजल थी। और एक आखिरी फैज अहमद फैज की एक बहुत मशहूर गजल है, वो मैं सुनाता हूँ। शामे फिराक अब न पूछ, आई और आके टल गई। शामे फिराक यानी विरह की शाम। शामे फिराक अब न पूछ, आई और आके टल गई। दिल था कि फिर बहल गया, जहाँ थी कि फिर संभल गई। बज़्म ख्याल में तेरे हुस्न की शम्मा जल गई। बज़्म ख्याल में तेरे हुस्न की शम्मा जल गई। दर्द का चांद बुझ गया, हिज्र की रात ढल गई। दर्द का चांद बुझ गया, हिज्र की रात ढल गई। जब तुझे याद कर लिया, सुबह महक महक उठी। जब तुझे याद कर लिया, सुबह महक महक उठी। जब तेरा गम जगा लिया, रात मचल मचल गई। शामे फिराक अब न पूछ, आई और आके टल गई। ये जो अगला शेर है ये एक हासिल गजल शेर है। मतलब इस गजल की सबसे शानदार शेर मुझे ये लगती है। दिल से तो हर मुआमला करके चले थे साफ हम। दिल से तो हर मुआमला करके चले थे साफ हम। कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई। कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई। आखिर शब के हम सफर फैज न जाने क्या हुए। आखिर शब के हम सफर फैज न जाने क्या हुए। रह गई किस जगह सबा, रह गई किस जगह सबा। सुबह किधर निकल गई। शामे फिराक अब न पूछ, आई और आके टल गई। दिल था कि फिर बहल गया, जहाँ थी कि फिर संभल गई। थैंक यू। यही 3-4। बहुत बहुत बेहतरीन सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत
पैसा मेरे बहुत बढ़िया, वैसे बहुत बढ़िया। वैसे धन्यवाद। गोपाल रंजन जी तरन्नुम में जब सुनाते हैं तब और भी अच्छा लगता है। पिछली बार कुछ सुना लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर। थैंक यू अगर एंड तरन्नुम का है तो मैं एक सोचता हूँ मिर्जा गालिब की एक गजल सुना देता हूँ। जी और ये तो बहुत मशहूर गजल है, जगजीत सिंह ने गाई है और मेरे दिल के भी बहुत करीब है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। आशिकी को सब्र की तलब है और तमन्ना जो है वो बेताब है, वो अनकंट्रोल्ड है। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं, दिल का क्या रंग करूं, खूने जिगर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, हमने माना के तगाफुल न करोगे, लेकिन तगाफुल मतलब इग्नोर करना, हमने माना के तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक, खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, गमे हस्ती का असद के से हो जुज मर्ग इलाज। जिंदगी के गमों का असद, मतलब गालिब का ही जो पुराना नाम है, जिंदगी के गमों का असद मौत के सिवा और किससे इलाज हो, गम हस्ती का असद के से हो जुज मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र
असर होने तक। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू गोपाल जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। हरफन मौला इंसान। तो थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं और कुमार प्रवेश जी सर, बहुत अच्छा आपने ज्वाइन कर लिया, तो अब माइक आपके पास है सर। Over to you. Am I audible, sir? Yes sir, very Yes. much. Good evening, sir. Good evening, everybody. नमस्कार। सॉरी, वैसे जब पहुंच गया तो मैं सोचा चलो शामिल हो जाते हैं। जी। आग लगा के तुम चले गए थे और कह रहे हो शामिल हो जाते हैं। सबसे पहले तुम्ही से माफी मांगता हूँ भाई, तो कर ही दिया मैंने। ओपा तो कर ही दिया था और जल्दी से डिलीट किया। मुझे नहीं सोचा कि कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन सबसे पहले तुम्ही ने पढ़ लिया। अब क्या करूं मैं, हमने कहा जल्दबाजी में चीज नहीं पढ़नी चाहिए थे। एनीवे, मेरी वाइफ के गुजरने के बाद मेरे एक मित्र ने मुझे एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता भेजी, जिससे मुझे काफी संबल मिला। पेश कर रहा हूं। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है, तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि दिशाएं पास आ गई हैं, हर रास्ता छोटा हो गया है। दुनिया सिमटकर एक आंगन सी बन गई है, जो खचाखच भरा है, कहीं भी एकांत नहीं, न बाहर न भीतर, हर चीज का आकार घट गया है। पेड़ इतने छोटे हो गए हैं कि मैं उनके शीश पर हाथ रखकर आशीष दे सकता हूं। आकाश छाती से टकराता है, मैं जब चाहूं बादलों में मुंह छिपा सकता हूं। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर बात का एक मतलब होता है, यहां तक कि घास के हिलने का भी, हवा का खिड़की से आने का और धूप का दीवार पर चढ़ चले जाने का। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में द्वार बन सकता है, हर दीवार में द्वार बन सकता है, और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज अशक्त भी है। भुजाएं अगर छोटी हैं तो सागर भी सिमटा हुआ है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है, वो नियति की नहीं, मेरी है। जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है, वो नियति की नहीं, मेरी है, मेरी है। दूसरा, एक सबा अकबर आबादी एक शायरा हैं, उनकी एक रचना है। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वायदे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। इश्क में उलझने पहले ही कम न थीं, इश्क में उलझने पहले ही कम न थीं, और पैदा नया दर्दे सर कर लिया। लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने तो कातिल के दिल में ही घर कर लिया। जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था। आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आपने किस लिए मुंह उधर कर लिया।
जिंदगी भर के शिकवे गिले थे बहुत, जिंदगी भर के शिकवे गिले थे बहुत, मगर इतना कहाँ था कि दोहराते हम। जिंदगी भर के शिकवे गिले थे बहुत, वक्त इतना कहाँ था कि दोहराते हम। एक हिचकी में कह डाली सब दास्तां, हमने किस्से को यूं मुख्तसर कर लिया। बेकरारी मिलेगी मुझे न सुकून, चैन छिन जाएगा, नींद उड़ जाएगी। अपना अंजाम सब हमको मालूम था, आपसे दिल का सौदा मगर कर लिया। जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक जब कोई दोस्त आया न हमको नजर, जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक जब कोई दोस्त आया न हमको नजर, हमने घबरा के तन्हाइयों से सबा एक दुश्मन को खुद हम सफर कर लिया। एक दुश्मन को खुद हम सफर कर लिया। और आखिर में एक छोटा सा शेर है जिसे बहुत बड़ा हार्ड हिटिंग है। ये छोटा शेर है। जरूर मुकरे होंगे लोग अपनी ज़बां देकर, जरूर मुकरे होंगे लोग अपनी ज़बां देकर, वरना दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ती। और चूंकि अभी मैं रांची से आया हूं, सभी जितने भी हमारे क्लासमेट्स थे उनसे मुलाकात हुई, दोस्तों से के साथ माइंड डाइवर्ट करने का बड़ा अच्छा मौका मिला। तो उनकी शान में हमने एक छोटा सा पोएम पढ़ा था, वही आपके बीच में भी पढ़ रहा हूं। तो चलो कुछ पुराने दोस्तों के दरवाजे खटखटाते हैं, चलो कुछ पुराने दोस्तों के दरवाजे खटखटाते हैं, देखते हैं उनके पंख थक चुके हैं या अभी भी फड़फड़ाते हैं। वो बेतकल्लुफ होकर किचन में कॉफी मग लिए बतियाते हैं या ड्राइंग रूम में बैठाकर टेबल पर नाश्ता सजाते हैं। हंसते हैं खिलखिलाकर या होठ बंद कर मुस्कुराते हैं। वो बता देते हैं सारी आप बीती या सिर्फ सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं। हमारा चेहरा देख वो अपनेपन से मुस्कुराते हैं या घड़ी की ओर देखकर हमें जाने का वक्त बताते हैं। चलो कुछ पुराने दोस्तों के दरवाजे खटखटाते हैं, देखते हैं कि उनके पंख थक चुके हैं या अभी भी फड़फड़ाते हैं। और हमने देखा कि उनके पंख अभी भी फड़फड़ा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर कुमार, बहुत सुंदर। आज के इस मीटिंग की खासियत रही है कि एक दो अपवादों को छोड़ करके जो अपनी लिखी हुई कविताएं या गजल या शेर पढ़े गए वो बहुत ही उम्दा थे, बहुत ही उम्दा थे। चाहे दिलीप जी का हो या आपकी अंतिम लाइन हो, मजा आ गया, मजा आ गया कुमार। Sorry, Sir, your voice is excellent. Your voice is excellent. Do you regularly recite in public or in Sarada forum? Babu, he is a professional voice artist in this country, one of the top 5. He stands in one of the top 5 voice artists in the country. No, because it suggests his modulation and communication of emotion, volume modulate करना, pause करना, very 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 professional. Like it sir, very much. बहुत शानदार, शानदार है सर, बहुत सुंदर। So sorry, I missed a lot of people, everybody, Dilip and others, Dr. Jha, but अब रिकॉर्डिंग का इंतजार रहेगा। जी जी जी। पहले तो मुझे लगा कि मैं आ ही नहीं पाऊंगा, लेकिन जब पहुंच गया तो मैंने कहा कि लास्ट मिनट में भी कोशिश करते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, देखते हैं कि दोस्त फड़फड़ाते हैं या क्या हो रहे हैं। बहुत सुंदर सर। नहीं सर, काफी फड़फड़ा रहे थे। बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर।
तो अब जी सॉरी डॉक्टर झा कुछ बोल रहे थे सर आप? मैंने कहा बेटर लेट देन नेवर। यस यस एब्सोल्युटली आपसे एब्सोल्युटली देर से आए और अच्छा सुनाया, जी आनंद आया। जी बहुत अच्छा लगा। तो अभी तो कुछ लोग ड्रॉप आउट कर गए हैं मे बी क्योंकि उनको जाने का टाइम था, लेकिन हमारे अभी 2-3 लोग हैं यहाँ पर जिनसे मैं आशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ सुनाएंगे। एक तो अरुण सर के पास मैं सबसे अंत में आऊंगा। अरविंद झा सर और राकेश जी, आपसे आग्रह है अगर आप कुछ सुनाना चाहें। अरविंद झा सर, आप अगर अनम्यूट करके कुछ सुनाए। बहुत कठिन है डगर, सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मुझे वक्त तब दीजिए, तक मैं ढूंढता हूँ। जी 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 बिल्कुल। राकेश जी आप कुछ सुनाना चाहेंगे सर? हाँ, आशुतोष जी थोड़ा सा ओके, लेट मी ट्राई जी आई मे नॉट बी एबल टू, मेरा कैमरा मैंने शायद ना ऑन कर सकूं, जी लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। जी 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 बिल्कुल। तो दिलीप जी ने कुछ शुरुआत की थी और मैं उसी डर्रे पे अपनी लिखी मेरी ये सबसे मतलब लगभग जहां तक मुझे याद है मैंने सबसे पहले जब लिखा था तब वाली कहानी ये है। तो थोड़ी सी कम मैच्योर होगी, लेकिन मैं शुरू करता हूँ। तो इसका शीर्षक है तस्वीर। सांझ ढले मेरी आंखों में तस्वीर सी एक खिंच जाती है, अनदेखी अनजानी सी, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के जालों सी। खूब वो मन को भाती है जब इंद्रधनुष की सतरंगी पोशाकों में झिलमिल तारों की कुटिया से वह झांक मुझे मुस्काती है। वसंत पुष्प के अधरों सी, नदिया के निर्झर निनाद सी, लेट मी से दैट अगेन, वसंत पुष्प के अधरों सी, नदिया के निर्झर निनाद सी, भोर किरण की लाली सी जब मन पर छा जाती है, मैं भाव कुंज में खो जाता हूँ। स्मृति के तारों से झंकृत गीत वो फिर दोहराता हूँ, गीत वो फिर दोहराता हूँ। बहुत एक सुंदर। और है जो कि मैं, इसमें थोड़ा सा कन्फेशन है। तो ये मैं अपनी प्रेयसी के बारे में मैंने लिखा है। शीर्षक है प्रेयसी। राज है यह मत कहना किसी से, एक थी प्रेयसी मेरी और हम मिलते थे हर रोज। आती थी वो राजकुमारी सी 5 अश्वों के तेज रथ पर, मेरी बड़ी मेज लगती थी हमें, वह 5 अश्व साथ जो बिठाती थी। हम उम्र थी पर बच्चों सी, चंचल खोई कहानियों में और सपनों में। डर से पीली, ईर्ष्या से नीली, क्रोध से लाल और प्यार से गुलाबी, उसका रंग बदलता रहता हर पल, हर कहानी, हर सपने पर। और उसके हिनहिनाते घोड़े खींच ले जाते मुझे भी उन रंगों की भूल भुलैया में। पर अब मोह भंग हो रहा है, समझने लगा हूं जादूगरनी है, समझने लगा हूं जादूगरनी है मेरी प्रेयसी। कैद किया था उसने मुझे अपने अश्वों, कहानियों और सपनों में। मिलते हैं हम अब भी, पर मैं डूबता नहीं उसके रंगों में। देखता रहता हूं केवल उसे शांत मुस्कुराते हुए। कम हो रहा है अब जादू उसका, साथ नहीं लाती अपने अश्वों को, और थम रही है उसकी कहानियां। नहीं होता पीला लाल गुलाबी नीला उसका चेहरा। अब मैं उसका प्रेयस बन रहा हूं और चल रहा है मेरा जादू। क्या बात है, क्या बात है, रियली रियली। राकेश जी Very और nice. लिखिए आप, तो आपकी कलम काफी मजी हुई है भाई, कम सुनने को मिलता है, प्लीज और बहुत लिखिए। सुंदर। दिलीप जी मैंने लेकिन सर जितना लिखा है चमत्कार, ना उसमें से शायद चुन के मैंने ये निकाला है। राकेश दिस जी इज एन ने एक्सेप्शन। राकेश ये जी जो आपने आपकी वो नहीं है, ठीक।
राकेश जी, आपने जो ज़ेन वाले पोएम्स लिखे थे वो भी आप थोड़ा शेयर करें। ज़ेन टाइप जो हाँ कुरान्स टाइप हाँ लिखे बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय मेरे साथ में है नहीं वो। आई एम ऑन माई मोबाइल राइट नाउ। हाँ हाँ इस समय मेरे पास है नहीं वो। ओके, मैं भी दिलीप जी ने कहा और लिखने के लिए, उसमें एक थोड़ा सा एडिशन है, थोड़ा राकेश, वो जिन कविताओं को आप पहले जमाने की कह रहे हैं, जो थोड़ा इमेच्योर हैं, मेरी गुजारिश है कि जरा उन मैच्योरिटी के जमाने में वापस लौट जाइए और फिर अपनी कविताएं लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद। आशुतोष जी, ऑल योर्स। थैंक यू सर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। अब जब तक अरविंद झा सर तैयार हो रहे हैं, अरुण सर नाउ द बॉल। अरुण सर, आप अरविंद सर तैयार हैं? आप Arvind, just a moment, Arvind has come back, so let's hear Arvind. Arvind Jha. Yeah, Bobby. Always been here, but pardon me if I miss my, what should I say, lines. ये नूर की गजल है, काफी इंटरेस्टिंग है। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या उम्र है, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। जिंदगी अब बता कहाँ जाए, जहर बाजार में मिलता ही नहीं। मुझसे कोई सवाल न, जिसके कारण फसाद होते हैं उसका कोई अता पता ही नहीं। और धन के हाथों बिके हैं सब कानून, और किसी जुर्म की सजा तो बिके हैं सब कानून, और किसी जुर्म की सजा ही नहीं। कैसे अवतार कैसे पैगंबर, ऐसा लगता है अब खुदा ही नहीं। उसका मिल जाना क्या न मिलना क्या, ख्वाब दर ख्वाब कुछ मजा ही नहीं। और जड़ दो चांदी में चाहे सोने में, जड़ दो चांदी में चाहे सोने में, आईना झूठ बोलता ही नहीं। ये नूर है, एक बहुत ही समकालीन कहिए, हमेशा जो जिंदा रहने वाले शब्द हैं वो हैं ये। काफी बढ़िया उन्होंने, हर समय ये रेलेवेंट लगती है, और अभी भी बहुत ही रेलेवेंट है कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में हमारे साथ कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। ये मुझे बहुत प्रिय है, और इसको एक्चुअली गाया हुआ बहुत बढ़िया से है, वो कभी आप सुने तो बहुत ही अच्छा गाया हुआ है इसको। चलिए, हमको मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आशुतोष, दिलीप जी को लिखा था अगर समय मिलेगा तो वापस जाएंगे, और आज उन्होंने इतनी जबरदस्त शुरुआत की है, इट विल बी ओनली प्रॉपर दैट वी एंड इट विथ हिम। तो दिलीप जी। मैं फिर से आप सर, आपका तो गाना सुनने के लिए हम लोग बेचैन है। बिल्कुल उसके बिना बिल्कुल। तो आगे, उसके बिना आगे नहीं बढ़ेगी क्षमा। गाना मैं एक दो लाइन बना दूंगा। दिलीप, आपने जो वो कविताएं नहीं पढ़ी समय के अभाव में, अभी तो अभाव नहीं है, तो जस्ट लेट्स हैव वन ऑफ दोस रिक्वेस्ट। ठीक है सर, आपकी आज्ञा है। तो एक मैं अपनी सुनाऊंगा और एक अपने पसंदीदा शायर की। तो ये है, इस पे जब मैंने ये कविता लिखी, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। जब मैंने ये लिखी थी तो उन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और अजीब अजीब ख्याल मन में आते थे, और उसी से है कि कभी किससे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, तो उसी से, उसी भावनाओं को लेकर शुरुआती शेर वैसे ही हैं। तो ये शुरू करता हूँ। मिलना है तो आ मिल के ये पल न मिलेगा, मिलना है तो आ मिल के ये पल न मिलेगा, कल की किसे खबर फिर कल न मिलेगा।
मिलना है तो आ मिल के ये पल ना मिलेगा, कल की किसे खबर फिर कल ना मिलेगा। इस खानाए हस्ती में है किसका भरोसा, इस खानाए हस्ती में है किसका भरोसा। खानाए हस्ती मतलब दुनिया जहां इंसान रहते हैं। इस खानाए हस्ती में है किसका भरोसा, जो आज यहाँ है वो तुझे कल न मिलेगा। है वक्त तेरा आज तो लहजे को नरम रख, है वक्त तेरा आज तो लहजे को नरम रख। ये आज के नेताओं के लिए है वक्त तेरा आज तो लहजे को नरम रख, पर्दा गिरा जो कल तो कोई बेकल न मिलेगा। बस्ती है अमीरों की यहाँ मुरव्वत न मिलेगी, बस्ती है अमीरों की यहाँ मुरव्वत न मिलेगी। ये वो शजर है जिस पर तुझे फल न मिलेगा। शजर का मतलब होता है पेड़। ये वो शजर है जिस पर तुझे फल न मिलेगा। ये दिल का मामला है याद ये रखना, ये दिल का मामला है याद ये रखना। गहराई बहुत है तुझे तल न मिलेगा। अजनबी शहर में कुर्बत तलाश की, कुर्बत मतलब नजदीकी, क्लोजनेस। अजनबी शहर में कुर्बत तलाश की, दिलीप यहाँ तुझसा पागल न मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक थोड़ा सा तेवर, अलग तेवर की गजल है, और एक शायर हैं, थे बल्कि, उनका नाम था कलीम आजिज। तो उन्होंने उनका उनका मतलब उनकी काफी बेबाक रचनाएं हुआ करती थी, और उन्होंने मतलब उनके सबसे जो फेमस उनकी जो थी वो ऐसा था कि इमरजेंसी के दौरान 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किला में कवि सम्मेलन पहले हुआ करता था, मुझे मालूम नहीं अब होता है कि नहीं होता है, उसमें था, और उन्होंने एक वहां पे गजल पढ़ी, और गजल के एक शेर पे इतना ज्यादा शोर हुआ, इतनी ताली बजी। उसमें कहा गया है कि जो आयोजक थे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि वो एज यूजुअल जो उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट कविता थी और एंटी इस्टेब्लिशमेंट शेर था। तो उस गजल को मैं फिर से एक बार आपके सामने पेश करना चाहूंगा। पटना के थे वो, उनका नाम था कलीम आजिज। तो वो है, तेवर अलग है इसका बिल्कुल। मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो। मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो। दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो। हम खाक नशी तुम सुखन आराए सरे बाम। दो शब्द हैं, खाक नशी मतलब जो जमीन पर है, जमीन में है, धूल में है, और सुखन आराए सरे बाम का मतलब हर शब्द के अलग अलग है, पर इसका मतलब है कि वो जो ऊंचाई से बोल रहा है। शेर में खासतौर पे इसको ले लेते हैं। हम खाक नशी तुम सुखन आराए सरे बाम, पास आके मिलो दूर से क्या बात करो हो। हमको जो मिला है वो तुम्ही से तो मिला है, हमको जो मिला है वो तुम्ही से तो मिला है। हम और भुला दें तुम्हें क्या बात करो हो। हम और भुला दें तुम्हें क्या बात करो हो। यूं तो कभी मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, यूं तो कभी मुंह फेर के देखो भी नहीं हो। जब वक्त पड़े है तो मुदारात करे हो। मुदारात मतलब आओ भगत चापलूसी। यूं तो कभी मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, जब वक्त पड़े है तो मुदारात करे हो। और ये शेर पर खासतौर पे आपका ध्यान चाहूंगा। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग। तुम कत्ल करो हो कि करामात करे हो। आप समझ गए होंगे इस शेर पे कितना शोर हुआ होगा। बकने भी दो आजिज को जो बोले है बके है, दीवाना है दीवाने से क्या बात करे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
Okay. So Arun sir, now it's your turn. अब क्षमा आपके पास है. नहीं सर, उनके पहले मुझे, क्योंकि कहते हैं जी जी आखिरी जी में बात पाना चाहिए, तो जी कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो कहा बिल्कुल. कि हमने सब जो भी सुनाया दूसरों का सुनाया, और मैंने ज्यादा लिखता तो हूँ नहीं, लेकिन एक शेर लिखा था बहुत पहले, उस जमाने में जब मैं जवान हुआ करता था और सीने अभी में भी दिल है सर. तुम अभी भी जवान हो यार। था नहीं। तो तेवर कुछ और थे, बस सिर्फ एक ही शेर लिख के भेजा था। जी. और क्या खुददार ये फितरत भी कोई चीज है दोस्त, क्योंकि कई बार बुलावा भेजा और मुलाकात नहीं हो पा रही थी, और बड़ा मुश्किल, बड़ा परेशान था मैं मिलने के लिए, लेकिन कुछ बात हुई कि मुलाकात हुई नहीं, तो मैंने लिखा फिर अल्टीमेटली कि खुददार ये फितरत भी कोई चीज है दोस्त, खुददार ये फितरत भी कोई चीज है दोस्त, वो आ नहीं सकते हैं तो हम जा नहीं सकते। वाह वाह के बाद कुछ नहीं लिखा वाह। मैं। इसको पूरा करो कुमार। उसके बाद लिखा ही नहीं, क्योंकि जिंदगी का पन्ना पलट गया। चलो, सुंदर सर, बहुत सुंदर. अरुण सर, अब अनम्यूट करना ही होगा आपको और कैमरा भी ऑन करना होगा. नहीं, समय की भी पाबंदी है. कुछ थोड़ा बहुत जो लिखा है इन लोगों की तुलना में कुछ नहीं, वो बाद में सुनाऊंगा. इस जी. प्रोग्राम का अंत करने के लिए दो प्रधानमंत्री मेरी जिंदगी में रहे, हम सबकी जिंदगी में रहे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं उन दोनों से इमोशनली बहुत प्रभावित रहा, तो उनके लिए समर्पित है. और आप सभी जान जाएंगे वो कौन है. तुम सभी साफ सही हूँ मट मैला मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यार, मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब जाना है उस पार. और दूसरा, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राग सुनो, मैंने एक फूल को सीने से लगा रखा था, उसके पर्दे में तुझे दिल में छुपा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो. थैंक यू. बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर. बहुत बढ़िया बढ़िया। कैफी साहब की कमाल की रचना, नौनिहाल का गाना अभी तक याद है, इट हॉन्ट्स मी, वंडरफुल। कैफी आजमी का गीत था। जी जी. तो मेरे ख्याल से अब 2 घंटे का हमारा सेशन था. जनरली 1 या 1.5 घंटे का होता है, और मुझे पता है कि और भी बहुत कुछ है जो कि निकल सकता है बाहर, लेकिन शायद अब हम उसको अगली मुलाकात के लिए रखेंगे. तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और नए साल की शुभकामनाएं. फिर अगले साल हम मिलेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. जाते जाते आपको Happy New Year in Extremely advance. well conducted program, Ashutosh. Once again, extremely well conducted. So my compliments Thank you once for- again to you. Thank you.